बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर एक सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, तो वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल अलग अलग मुद्दों पर सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। ऐसे में चर्चा करेंगे कि मोदी सरकार के 9 साल कितने बेमिसाल, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री देश के अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को बताते नजर आ रहे हैं कि 9 सालों में सरकार के क्या क्या उपलब्धियां रही। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में बीजेपी सरकार ने कौन से 9 बड़े फैसले लिए। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने का काम किया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया। काले धन पर प्रहार के लिए नोटबंदी का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। सर्जिकल स्ट्राइक भी मोदी सरकार के कार्यकाल में ही हुई है। कोरोना से बचाव के लिए स्वदेशी वैक्सीन कोरोना काल में ही बनाई गई। इसके अलावा डिजिटल इंडिया के लिए 5G की शुरुआत भी हुई है। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत भी मोदी सरकार ने की। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान और हर घर गैस पहुंचाने के लिए उज्ज्वला योजना की भी शुरुआत की गई, जिसका फायदा आज करोड़ों लोगों को मिल रहा है। इन 9 सालों में देश की बदली हुई तस्वीर की बात करें तो 2014 में मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 होती थी, जो अब बढ़कर 692 हो चुकी है। वहीं 2014 तक देश में केवल 6 एम्स होते थे, अब इन एम्स की संख्या बढ़कर 24 हो चुकी है। इसके अलावा 2014 में यूनिवर्सिटी 723 हुआ करती थी और अब यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़कर 1472 तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा आईआईटी संस्थान 2014 में 16 हुआ करते थे, अब आईआईटी की संख्या 23 है। वहीं आईआईएम की अगर बात करें तो 13 2014 में होते थे, अब आईआईएम की संख्या 20 हो चुकी है। 2014 में देश में 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे, जिसकी संख्या बढ़कर अब 148 तक पहुंच चुकी है। 2014 तक देश में 2,34,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता हुआ करती थी, जो अब बढ़कर 4,17,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा 2014 में 13 करोड़ गैस कनेक्शन हुआ करते थे, अब इन गैस कनेक्शनों की संख्या 31 करोड़ तक पहुंच चुकी है। नेशनल हाईवे की पहुंच की बात की जाए तो 2014 में 91,287 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे हुआ करते थे, अब इसकी संख्या 1,44,000 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। वहीं रेलवे की इलेक्ट्रिक लाइन की अगर बात की जाए तो 2014 में 21,614 किलोमीटर तक रेलवे का हिस्सा इलेक्ट्रिक हुआ करता था, जो अब बढ़कर 58,812 तक पहुंच चुका है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने 9 साल की सरकार की उपलब्धियों को लगातार गिनवा रही है। ये 9 सवाल नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के खींच से भरे सवाल हैं जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नफरत से उपजे हैं। These are not questions arising out of criticism, which is their right to do, but are the result of a pathological hatred against Narendra Modi ji. घृणा साधारण नहीं, ऐसी घृणा कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ भी कायदे का सोच नहीं सकते। अभी जो नए संसद के उद्घाटन पर चर्चा हो रही है, उस पर काफी बोला गया है, आपने भी बोला है, लेकिन आज जो उनके द्वारा सवाल किए गए हैं, पहले में पीड़ा के साथ उन्होंने कोविड के मिसमैनेजमेंट का सवाल उठाया है। कांग्रेस का यह सवाल बेशर्मी की पराकाष्ठा है, सिर्फ झूठ नहीं। आज उन्होंने लॉकडाउन के बारे में भी सवाल उठाया है, जबकि पूरी दुनिया क्या मानती है कि भारत का कोविड मैनेजमेंट दुनिया में बेस्ट रहा है। जिस तरह से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला, जिस तरह से वैक्सीनेशन बने, जिस तरह से बाकी सारी व्यवस्था की गई, जो भारत में कुछ नहीं बनता था उस समय, उसको फास्ट ट्रैक किया गया
आज पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती है। इस बीच कांग्रेस ने भी मोदी सरकार के 9 साल पर 9 सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस सरकार को महंगाई और बेरोजगारी के साथ कई मुद्दों पर घेर रही है। कांग्रेस ने मोदी सरकार को अर्थव्यवस्था, किसान और कृषि, भ्रष्टाचार, चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक संस्थाएं, जन कल्याण योजनाएं और कोरोना मिसमैनेजमेंट जैसे मुद्दों पर 9 सवाल खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े। पहला सवाल अर्थव्यवस्था से संबंधित है। हम लोग सब जानते हैं कि हमारी देश पीड़ित है महंगाई से, बढ़ती हुई बेरोजगारी से, नोटबंदी से, पहला नोटबंदी, दूसरा नोटबंदी, गलत तरीके से जीएसटी लागू होने के बाद जो एमएसएमई खत्म, और इसका पूरा और हमें देखने को मिल रहा है आर्थिक विषमताएं बढ़ती हैं, आर्थिक विषमताएं बढ़ती हैं। है क्यों है प्रधानमंत्री जी देश में बेरोजगारी छू रही है? क्यों अमीर हो रहे हैं और गरीब हो रहे हैं? सार्वजनिक संपत्तियों को आप क्यों मित्रों को बेच रहे हैं? आर्थिक विषमताओं क्यों बढ़ रही हैं? तो ये पहला सवाल अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है और खास तौर से बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं के संबंध में है। दूसरा सवाल कृषि और किसान से संबंधित है, कृषि और किसान से जुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी? कुल मिलाकर मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। सत्ता पक्ष इसे शानदार सफर की तरह मान रही है, तो वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इन 9 सालों में सरकार को पूरी तरह से विफल बता रही है। सवाल यही है कि ये 9 साल कितने बेमिसाल, या कांग्रेस के दावों के हिसाब से ये 9 साल विफलता के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी और समझा किस तरह से बीजेपी बता रही है कि कैसा रहा है 9 साल का कार्यकाल, और उधर कांग्रेस किस तरह से 9 सवाल खड़े कर रही है बीजेपी पर। और इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ देने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले तारुफ करवा देती हूं, बीजेपी से प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जी मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत करूंगी सर आपका। कांग्रेस से प्रवक्ता रमन सिंह जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत करूंगी। मेरे साथ प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी जुड़े हैं, शिक्षाविद हैं, स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत सर आपका। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी भी जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले प्रवीण अत्रे जी आपसे ही मैं सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि 9 साल आपके पूरे हो चुके हैं, बधाई आपको उसके लिए। और सबसे आसान सवाल है, जस्टिफाई कैसे करेंगे सर इन 9 सालों को? देखिए, ये जो 9 साल है, ये सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल हैं। इन 9 सालों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों के हित के लिए, शोषित वंचित समाज के लिए जो काम किए हैं, उन कामों के इंतजार लगभग 70 वर्ष से देश का गरीब, शोषित वंचित समाज और गरीब इंतजार कर रहा था। जब हम उन कामों का जिक्र करते हैं, जैसे कि आपने अपने शुरुआती पैकेज में कुछ बातों का जिक्र किया, चाहे धारा 370 खत्म करने की बात हो, राम मंदिर के निर्माण की बात हो, 3 तलाक की बात हो, इसके अलावा गरीबों के हित में और किसानों के हित में जो काम हुए हैं, हमें उन पे भी एक नजर मारनी चाहिए। देखिए, कृषि बजट की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए जो काम किए, पहला काम जो देश का कृषि बजट था, उसके अंदर लगभग 6 गुना की वृद्धि, मतलब 2014 से पहले जो देश का कृषि बजट था 21,933 करोड़ रुपए के करीब था, और आज देश का कृषि बजट 1,25,036 करोड़ रुपए का है। और किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके बारे में लगातार प्रदेश का किसान, प्रदेश का जो कृषक समाज है,
वो उसके लिए कृतार्थ और धन्यवादी है। जिस तरह से हर किसान के खाते में लगभग 12,000 रुपए प्रति वर्ष जो डाले जाते हैं और उससे हमारे देश का लगभग 11 करोड़ किसान लाभान्वित होता है। अगर हम बात करते हैं गरीबों के कल्याण की, देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार ये विचार किया कि जो देश का गरीब वर्ग है उसको किस तरह से बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जाए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री उस बात को हमेशा याद रखते थे जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कही थी कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं, मतलब सीधा सीधा भ्रष्टाचार। अब उस भ्रष्टाचार को रोकना और जो हमारे देश का गरीब वर्ग है उसको जो सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए वो उस तक पहुंचे, इसके लिए बाकायदा 48 करोड़ जनधन खाते खोलना और उन खातों के जरिए सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ डीबीटी के जरिए सीधा लाभार्थी के खाते में पहुंचाना। जहां पहले केवल 15 पैसे पहुंचते थे, आज अगर ऊपर से 1 रुपया भेजा जाता है तो पूरा 1 रुपया उस लाभार्थी के खाते में जाता है। ये सुनिश्चित किया है देश के प्रधानमंत्री ने। ठीक है, और हमें कोविड काल को भी नहीं भूलना चाहिए सृष्टि जी। ठीक है, कोविड काल ठीक है सर, सिलसिलेवार बिंदुओं पर हम बात करेंगे। जो 9 सवाल उठाए हैं उन पर भी मैं एक एक करके आपसे जवाब लूंगी। फिलहाल आपने किसानों के मुद्दे पर आपने बात रखी और आपने कहा कि कृषि बजट जो है वो बढ़ा है, और इसी पर जवाब देने के लिए और सवाल करने के लिए मैं रमन सिंह जी का रुख करना चाहूंगी। रमन सिंह जी, देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण 9 सवाल उठाए हैं, 9 बिंदु उठाए हैं, लेकिन अभी आप प्रवीण अत्रे जी को भी सुन रहे थे, उन्होंने अभी सिर्फ एक बिंदु पे बात की है, वो है कृषि का। उनका कहना है कि हमने कृषि बजट बढ़ाया है। इसके साथ ही आप एमएसपी पर सवाल उठाते हैं कि एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बनता। एमएसपी पर कानून तो सर मनमोहन सिंह भी नहीं बना रहे थे, लेकिन एमएसपी पर खर्च जरूर हो रहा है। 2,37,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। देखिए सृष्टि जी, 9 साल और 9 सवाल। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अगर ये सब ऐसा है तो ये महंगाई चरम सीमा पर क्यों है। 410 रुपए का गैस सिलेंडर हम छोड़ कर गए थे, आज वो 1130 रुपए का है। पेट्रोल 71 रुपए था, आज वो 100 रुपए क्यों है। डीजल 55 रुपए था, आज वो 90 रुपए क्यों है। किचन ऑयल लगभग एवरेज निकाले 70, 80, 90 के बीच में था, वो आज 200 रुपए क्यों है। बेरोजगारी जो कि मैं रमन सिंह जी 2014 से 2022 तक औसत महंगाई दर जो है वो 7% से नीचे रही है। 7% से नीचे रही है औसत महंगाई दर। आप सृष्टि जी मेरी बात सुने। आप सृष्टि जी अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप बीजेपी के प्रवक्ता को तो रोकते नहीं। मैं आपको बोलने दे रही हूँ सर, मैं आपको बोलने दे रही हूँ, लेकिन कुछ बात सुनने का मादा है तो अरे सर रमन जी आपको बिल्कुल बोलने दिया जा रहा है। अरे रमन जी आप बोलिए। अच्छा नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए अपनी बात। प्रवक्ता की बनने की कोशिश ना करें। इस तरह से सही हो सकता है कि आप बीच में टूटेंगे तो मैं प्रयास करते तो आप चला लीजिए। ठीक है बताया जाए तो आप सीधा नहीं अत्रे साहब अभी आप रुकिए, हमें बुलाने आप रुकिए प्रवीण अत्रे जी बोले, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला। ये मेरे बड़े भाई भी है और मैं इनका सम्मान भी करता हूँ। बोलिए रमन जी, बोलिए, वो भी नहीं बोल रही, बोलिए। अगर सुनने का मादा है तो मादा रखिए। अरे सर आप बात रखिए ना, सुनने का मादा सबके अंदर है। जो कि इनके खुद के आंकड़े हैं, वो देश का 48% युवा बेरोजगार है। वो क्यों है। नोटबंदी के नाम पर बड़ी बड़ी छातियां पीटी गई कि यहां आतंकवाद कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। मैं आज पूछना चाहता हूं, कर्नाटक चुनाव हारते ही ये देश में 2,000 रुपए भी बंद कर दिए गए। ये देशद्रोह है। अरे सर, और ये देशद्रोह है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं। अब आप 2000 का नोट बंद हुआ है, उसको कर्नाटक चुनाव से जोड़ेंगे, फिर कहेंगे बोलते क्यों हैं। हम तो सच्चाई बता रहे हैं। कृषि है, किसान है। अगर किसान अन्नदाता है इस देश का तो वो सड़कों पर क्यों है। देखो प्रधानमंत्री जी का पद गौरव का पद है, हम उसका भी सम्मान करते हैं। मोदी जी ने एक कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि हम किसानों के बिल वापस ले रहे हैं। क्या आज तक उनमें कितनी बातें सत्य निकली हैं। किसान आज भी पीड़ित है। जो किसान अन्न उगाता है, और मोदी जी कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को हम गेहूं फ्री देते हैं, अनाज फ्री देते हैं, मान लेते हैं।
तो वो अनाज पैदा करने वाला किसान क्यों पीड़ित है? दूसरी बात, हम आपको एक और बात पूछने चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार इस सरकार में चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार, बैंक के कर्ज देने की वजह इस सरकार से साठ-गांठ कर लोग विदेशों में चले गए। 9 साल के अंदर हुआ है ये। मैं आज एक और बात पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से। जीएसटी के नाम पर सरकार बड़ी बड़ी छातियां पीटती हैं। सरकारों ने जो इस जीएसटी के सहारे छोटे बड़े उद्योगपतियों को जितना नुकसान पहुंचाया पूरा देश देखता है, पूरा देश अच्छी तरह जानता भी है। ठीक है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, 9 साल हो गए हैं मोदी जी ने, सुनो सबसे अहम सवाल सृष्टि जी, हाँ। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लोग इसको बड़े गरिमा से देखते हैं। ये एक ऐसा स्तंभ है जिससे दशा और दिशा दोनों दिखाई देनी चाहिए, लेकिन आप लोगों को भी ऐसे कटघरे में खड़ा कर दिया है 9 साल के अंदर के लोग आपको भी गोदी मीडिया कहने गए। इसका सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार को जाता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, 9 साल लोगों ने आपके मीडिया अपना काम करती रहती है, जिनको पसंद नहीं आती मीडिया की बातें वो उसे गोदी मीडिया कह देते हैं। कल को सर आपकी सरकार होगी, आपकी सरकार होगी, देश भी यही चाहता है कि मीडिया बात करे। ठीक है, चलिए ठीक है, मीडिया सत्य दिखाए। मैं पूछना चाहता हूं, चलिए रमन जी आपने अपनी बात रख दी, मुझे उम्मीद है के सामने नहीं आए। ठीक है, कहना चाहता हूं ठीक है सर, कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा क्योंकि मुझे बाकी गेस्ट का भी रुख करना है। देखिए सृष्टि जी, पहली बात तो ये है कि ये किसी भी तरह से उचित नहीं है अगर किसी पार्टी का प्रवक्ता झूठ के सहारे अपनी बात रखने की कोशिश करे और तथ्य दिखाकर अगर एंकर उसको सुधारने का प्रयास करे तो एंकर को ब्लेम करना शुरू कर दो। देखिए इन्होंने जो बात कही है एमएसपी के ऊपर, बड़ी सीधी सी बात है। एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक आयोग बनता है, कृषि आयोग, जो अपनी रिपोर्ट दे देता है जून 2006 के अंदर। जून 2006 में केंद्र में यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, लेकिन उस आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया जाता। लगभग 9 साल उस आयोग की रिपोर्ट को दबा के रखा जाता है, जो अभी किसानों के हित में छाती पीट के विधवा विलाप करके ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि साहब उन्होंने तो बहुत ही किसानों के हित की चिंता की है। तो उस वक्त आपने उस रिपोर्ट को क्यों दबा लिया था? लेकिन मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बनते हैं, उस रिपोर्ट को लागू करने के ऊपर काम शुरू हो जाता है और उसकी सराहना खुद डॉक्टर स्वामीनाथन एक ट्वीट के जरिए करते हैं। वो खुद ये कहते हैं कि इस सरकार ने मेरी सिफारिशों के ऊपर काम किया और किसान हित में उनको लागू करना शुरू किया। सबसे बड़ी बात, एमएसपी पे कानून की बात करते हैं। लगातार लंबे समय सत्ता में आप रहे, आपको किसान की चिंता नहीं हुई, एमएसपी की चिंता नहीं हुई। उदाहरण देके बताता हूँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने 2010 के अंदर धान की एमएसपी बढ़ाने की बजाय 10 रुपए घटा दी थी और इस सरकार ने एमएसपी को बढ़ाया। चाहे बाजरा की बात करें, परवीन अत्रेजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कहा था हम किसान की आय दुगनी करेंगे, क्या दुगनी कर पाए आप लोग? और ये उस सरकार की आलोचना कर रहे हैं। सबसे बड़ा मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या दुगनी कर पाए आप किसानों की? आज देश के अंदर खाद्यान्न उत्पादन 2014 के अंदर नहीं, लेकिन अत्रे साहब ये सवाल तो जो रमन सिंह जी भी उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं पूछा बार बार जाता है सरकार से कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात हुई थी, लेकिन वो दोगुनी। जी जी जी, मैं बताता हूँ। देखिए, आपको कुछ चीजों पे गौर करना पड़ेगा। 2014 से पहले हमारे प्रदेश का किसान किस बात से सबसे ज्यादा परेशान होता था, किस बात में उसका सबसे ज्यादा खर्च होता था? वो होता था कृषि के अंदर डीजल का उपयोग। देखिए, ट्रैक्टर तो किसान की जरूरत है, किसान का एक औजार है, लेकिन किसान को अपनी खेती की सिंचाई के लिए भी डीजल इंजन चलाने पड़ते थे, क्योंकि किसान को बिजली नहीं मिलती थी। 2 घंटे से ज्यादा किसान को बिजली नहीं मिलती थी, उसको डीजल फूकना पड़ता था, उसकी लागत में बढ़ोतरी होती थी। किस सरकार ने बाकायदा किसान को बिजली मुहैया कराई कि चलिए ठीक है, रोक रही हूँ अब अत्रे जी आपको। ठीक है सर, ठीक है। मैं अब प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि आप शिक्षाविद हैं, तो अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाए तो आप कैसे देख रहे हैं इन 9 सालों को? सबसे पहले बीजेपी परिवार को सफल 9 साल बीतने पर बधाई। अभी जिस तरह से बीजेपी सरकार ने, बीजेपी पार्टी ने ये जो है 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, इसके लिए एक बहुत बढ़िया 126 पेज की बुकलेट जारी करी है, जिसमें 14 लेसन है और सभी इसमें
सभी जो है ना फील्ड को इन्होंने टच किया, चाहे वो गरीब व्यक्ति का उत्थान है, चाहे वो किसान है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, मतलब सभी फील्ड को इन्होंने टच किया है। और उसी तरह से विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सभी जो विपक्ष पार्टीज हैं, विशेषकर कांग्रेस, उन्होंने भी, उनके जो वरिष्ठ नेता है जयराम रमेश जी, उन्होंने भी जो है ना 9 प्रश्न पूछे हैं, चाहे वो भारतीय अर्थव्यवस्था है या महंगाई है या भ्रष्टाचार है या चीन जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, सभी मामलों पर। अब अभी आपने जो मेन पूछा है शिक्षा का, शिक्षा में भी अब गवर्नमेंट नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है और अभी इन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूनिवर्सिटी की संख्या देखो, पहले 2014 में 723 थी, अब 1472 है। बिल्कुल। एम्स भी पहले 6 थे, अब 24 हैं। IIT पहले 16 थी, अब 23 हैं। IIM पहले 13 थे, 20 हैं। मतलब हर फील्ड में इसमें कोई दो राय नहीं है। एजुकेशन में भी जो है ना बहुत अच्छा विकास किया है, अब काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब विशेषकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी और उसको भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस जो गवर्नमेंट ने 9 साल में ये जो बड़े बड़े जो फैसले लिए हैं, जो कई दशकों से जो है ना लंबे समय से जो है ना ये विवादास्पद थे, चाहे वो धारा 370 का मामला है जो पूरे इंडिया में मतलब हर जगह इसकी प्रॉब्लम हो रहती थी, जो है हर जगह पार्टी हर जो है पक्ष विपक्ष में चर्चा होती रहती थी। राम मंदिर निर्माण है और विशेषकर नोटबंदी जो 2016 में इस गवर्नमेंट का जो एक ऐतिहासिक फैसला, चाहे विपक्ष पार्टी करती हो, परंतु RBI ने ये जो कदम जो उठाया है नोटबंदी का, ये भी अच्छा था, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे जो अपना डिसीजन दिया है वो भी उन्होंने बोला भाई ये ठीक है, इसमें किसी तरह का कोई घपला नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, विपक्ष चाहे कहता रहे, ठीक है। अब RBI ने अभी ये जो 2000 का नोट अभी दोबारा जो नोटबंदी करी है, अब इसके परिणाम आएंगे, देखते हैं, परंतु इसका भी कोई ज़्यादा असर लगता नहीं, क्योंकि इट इज़ 10% जो टोटल जो करेंसी जो मुद्रा बाजार में जो प्रचलन में है, सर्कुलेशन में है, उसका वो 10% है। हाँ। और अभी बाजार में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ नहीं रही, जो गवर्नमेंट ने इतने अच्छे प्रबंध किए हैं। अब देखते हैं RBI क्या करती है इसके बारे में। और इसके अलावा और भी 5G मामला है, या गवर्नमेंट ने जितनी भी योजनाएं पहले कांग्रेस गवर्नमेंट भी करती रही है, पार्टीज तो देखो जो नई पार्टी आती है उसका रूप प्रारूप थोड़ा सा चेंज होता रहता है। नहीं, लेकिन रमन जी तो 2000 की नोट बैन होने को कर्नाटक चुनाव से जोड़कर देख रही है। नहीं, इसका उससे कोई संबंध नहीं है, ये ठीक है। रमन जी को भी बधाई, सत्ता उन्होंने बड़ी अच्छी सीट वहाँ पे जीती है कर्नाटका में भी। हो सकता है वहाँ की वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी भी वहाँ से आते हैं, और उनको भी जो है ना उनकी भी मेहनत रंग लाई अपनी स्टेट में विशेषकर। और जहाँ तक ये जो गारंटी जो फ्री योजनाएं हैं, जैसे हमारे हरियाणा में भी अभी कांग्रेस ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जी, यहाँ भी हम गारंटी देते हैं, 5 जो है ना गारंटी देते हैं, चाहे वो पुरानी पेंशन योजना है, यहाँ भी रंग ला सकती है। तो ये उसका प्रभाव पड़ा है ये कांग्रेस, इसका नोटबंदी से संबंध होना नहीं चाहिए। मैं राजनीतिक विश्लेषक हैं दिलीप यशवर्धन जी, आपका रुख करना चाहूंगी। दिलीप जी, आप ये जो कांग्रेस ने 9 सवाल उठाए हैं उनको कैसे देख रहे हैं? क्या ये वाकई बीजेपी के कार्यकाल के जो 9 साल हैं उनकी कमियों को दर्शा रहे हैं? मैं बीजेपी के प्रति जो सवाल उठाए गए हैं उनको बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ। ये जरूर तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 सालों में अच्छे काम किए, बहुत सारे अचीवमेंट हैं जिनके खाते में, जिनके नाम लिखे जाएंगे। जैसे अभी आपने भी बताया था, अभी भी बता रहे थे कि IIM पढ़ गए, एम्स पढ़ गए, IIT पढ़ गई, बहुत सारी एयरपोर्ट हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आर्टिकल 370 बड़ा फैसला आया, इसमें कोई दो राय नहीं। सेंट्रल विस्ता की हिस्टोरिकल बिल्डिंग बनके तैयार हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। राम मंदिर का एक बड़ा विवाद खत्म हुआ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। किसानों को लेकर के बिल आया लेकिन वो वापस हुआ, अब उसको फेवर में भी कह सकते हैं और अपनी हार में भी कह सकते हैं, दोनों देख सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे डेवलपमेंट हुए और बहुत सारे डेवलपमेंट टाइम बाउंड डेवलपमेंट होते हैं, जिसका क्रेडिट किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं जाता है। वो समय के साथ होते ही होते हैं, जो भी सत्ता में होगा वो करेगा ही करेगा। इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे अच्छे हुए हैं, इसको भी नकारा नहीं जा सकता है कि बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशंस पोर्टल पे इंडिया की जय जयकार होने लगी है, इंडिया को रिकॉग्निशन मिलने लगी है, इसमें भी कोई दो राय। लेकिन ऐसा नहीं है कि 9 सालों में सिर्फ अचीवमेंट की। देखिए, हम अचीवमेंट को मल्टीफोल्ड साइडेड देखेंगे, एक तरफ से नहीं देखेंगे। ये बिल्डिंग बनी तो ये अचीवमेंट है, लेकिन उस बिल्डिंग बनने की वजह से अगर मेरी जेब पे महंगाई का बोझ पड़ रहा है तो मैं इसको अच्छा तो नहीं कहूँगा। बिल्डिंग बनना अच्छा कहूंगा, लेकिन महंगाई का बोझ मेरे ऊपर पड़ रहा है तो मैं इसको अच्छा नहीं कहूँगा। ऑल्दो
जो सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन का डेटा है वो ये बता रहा है कि इन सालों में इनकम टैक्स का कलेक्शन यानी डायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन बढ़ा है और इनडायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन बढ़ा है, जबकि 3 साल कोरोना पीरियड के निकले उसके बावजूद भी जीएसटी का कलेक्शन ईयर वाइज बढ़ता जा रहा है। और उनमें भी बड़ा पूरा बंद हुआ था, तो ये सवाल जरूर इस दौर में जीएसटी का कलेक्शन कैसे बढ़ा। लेकिन इन सारे के बाद कुछ सवाल जरूर खड़े होंगे कि महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आम जनता की जेब पर महंगाई का बोझ पड़ा है, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ले लीजिए, चाहे वो ईटेबल्स को ले लीजिए। ये है जो निचला व्यापार है, जो मिडिल क्लास का व्यापार है, वो व्यापार बहुत सफर किया और आज भी कर रहा है, उसमें डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, ये भी एक सच्चाई है। इनकम नहीं बढ़ी है लोगों की, ये भी एक सच्चाई है। और जो आपकी बेसिक एमिनिटीज में बहुत ज्यादा सुधार नहीं आया है। सड़कें बनी है, इंटरनेशनल मतलब आपके जो नेशनल हाईवे हैं उनमें बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, रिमार्केबल डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन जो बेसिक एमिनिटीज होती हैं उनमें बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ। जबकि आपने स्मार्ट सिटी का बोर्ड हर जगह लगाया, स्मार्ट सिटी के नाम पे काम भी कई शहरों में चला है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट चले हैं, लेकिन स्टिल जो बेसिक एमिनिटीज है उनमें कोई चेंज नहीं आया है। सरकारी स्कूलों में नई शिक्षा पॉलिसी लागू हो गई, एक बड़ा अचीवमेंट है, उसमें बहुत सारा चेंजेस किया गया, ये एक सच्चाई है। लेकिन सरकारी स्कूलों की स्थिति अभी जैसी थी वैसी ही है, 7 साल नहीं 70 साल पहले जैसी थी वो आज भी वैसे की वैसे, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। और इंटरनेशनल रिलेशंस बढ़े, ये एक अच्छी बात है, लेकिन अभी आपने लेटेस्ट सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने हिंदुस्तान के 5 राज्यों के लोगों को अपने यहाँ आने से बैन, ये भी हमें देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि अचीवमेंट्स नहीं हुए, अनडाउटली मोदी गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे रिमार्केबल जो पहले कभी नहीं हुए थे, बट उसके साथ साथ जो कमियां हैं उन कमियों को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। महंगाई का बोझ बढ़ा है, मैं फिर कह रहा हूं कि महंगाई का बोझ बढ़ा है, और स्पेशली जो मिडिल क्लास की जनता है उसको राहत देने वाला कोई काम इन 9 सालों में नहीं हुआ है। उसके पर बोझा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है यशवर्धन जी। अत्रे साहब देखिए, दिलीप यशवर्धन जी ने कहा है कि हम, अत्रे साहब मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। बहुत स्वागत करूंगी मैं आकाश जिंदल जी आपका हरियाणा न्यूज पर। और देखिए, बीजेपी सरकार के 9 साल ये जो कार्यकाल रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, हम कांग्रेस से भी सवाल पूछ रहे हैं। आपसे मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप अर्थशास्त्री हैं, तो अर्थव्यवस्था को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाया है, बड़ा सवाल उठाया है। क्या सहमत हैं आप कांग्रेस के इस सवाल से, और बाकी जो बीजेपी का 9 साल का जो कार्यकाल रहा है उसको किस तरह से देख रहे हैं? चलिए, आकाश जिंदल जी से फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। अत्रे साहब देखिए, आपने सुना यशवर्धन जी को, उन्होंने कहा कि अचीवमेंट्स तो बहुत हैं लेकिन जो कमियां हैं उनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी उन्होंने बड़ी बात कही कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया है। देखिए, मैं पहले ना आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक जो विषय चर्चा में आया कर्नाटक चुनाव, उस पर 2 लाइन की जरूर कहना चाहूंगा उससे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश की जनता को भी कुछ सच से रूबरू होना चाहिए। जिन 5 गारंटीज का जिक्र बार बार हो रहा है कि कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में वायदा किया था, उनमें से एक वायदा था 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और लेटेस्ट डेवलपमेंट आपको बता देता हूं सृष्टि जी, कि जब बिजली विभाग के कर्मचारी अपने बिजली बिल के लिए जाते हैं तो उनके साथ मारपीट होनी शुरू हो गई। तो कांग्रेस की जो नई सरकार बनी उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया, और उस नोटिफिकेशन में क्या कहा कि जो जिन घरों में ये 10 बिजली के उपकरण नहीं होंगे उनको बिजली 300 यूनिट फ्री मिलेगी। अब वो 10 उपकरण कौन से हैं? उनमें बिजली का पंखा है, उसमें रेफ्रिजरेटर है, उसके अंदर सबसे हैरानी वाली बात नंबर 10 पे लिखा है मोबाइल चार्जर। मतलब जिस घर में मोबाइल चार्जर भी नहीं होगा उसको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। ये है कांग्रेस का जनता के साथ धोखा। आप शायद समझ सकते हैं कि मोबाइल चार्जर तो एक ऐसा उपकरण है जो हर व्यक्ति के पास होता है। अत्रे साहब, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? कौन से राज्य की? क्या कह रहे हैं आप? कौन से राज्य की सर आप बात कर रहे हैं? मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूँ। जो कर्नाटक में अभी चुनाव हुए और 300 यूनिट बिजली फ्री के वायदा किया कांग्रेस ने, मैं वहां की सच्चाई बता रहा हूँ आपको। ये किया वहां कांग्रेस ने। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, क्योंकि हालांकि इस बात का जिक्र तो आपने भी कर दिया। ये बीच में कौन बोल रहा है, कृपया इनको चुप कराएं। लेकिन आपने भी इस बात का जिक्र किया
कि 2014 से लेके 2022 तक भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर जो महंगाई दर औसत 7% और इस वक्त 4.7%, 4.7% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इस वक्त है। और कांग्रेस कार्यकाल में आत्रे सर, मैं माफी के साथ आपको यहाँ पे इंटरप्ट करना चाह रही हूँ, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन उससे पहले हम आकाश जिंदल जी को ले लेते हैं। आकाश जिंदल जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है और आप कनेक्टेड हैं। बिल्कुल पहुंच रही है मुझे आवाज आपकी। बिल्कुल, आप अर्थशास्त्री हैं, स्वागत है सबसे पहले तो आपका। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था को लेकर भी बहुत बड़ा सवाल जो है वो बीजेपी पर खड़ा किया है। अपने 9 सवालों में से उनका एक ये सवाल है, कैसे आप इसको देख रहे हैं, कितने सहमत हैं आप कांग्रेस के इन सवालों से, और बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस एक प्रमुख अपोजिशन पार्टी है। आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर कांग्रेस और एंड एंटायर अपोजिशन। इकोनॉमी का मैं आपको सारा आपके सामने डेटा रखता हूं। आज हिंदुस्तान 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना हुआ है दुनिया की, मोदी साहब की गाइडेंस के अंदर, और 2027 में वी आर एक्सपेक्टेड टू बी द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ये आकाश जिंदल डॉट इन नहीं कह रही, ग्लोबल एजेंसीज कह रही हैं। उसके अलावा वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग्स्ट बिगेस्ट इकोनॉमी, यानी बड़ी इकोनॉमीज में से सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी आज हम है। 2035 में हिंदुस्तान की इकोनॉमी से एक्सपेक्टेड है कि हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। अब मैं सबके लिए एक जो है तुलना और एक कंपैरिजन रख दूं। अमेरिका वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी, लास्ट ईयर 2 क्वार्टर्स में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में, माइनस में रही, यानी अमेरिका टेक्निकली रिसेशन में गया। जर्मनी वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, अभी 2 लास्ट क्वार्टर्स में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में रही, रिसेशन में गया। हिंदुस्तान बीजेपी के शासन में मोदी साहब के टैलेंटेड गाइडेंस के अंडर 6% के आसपास की जीडीपी ग्रोथ आपके सामने रख रहा है। अब ये तो रहा बड़ी इकोनॉमी से कंपैरिजन। अब आ जाइए, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक, आई हैव वेटेड फॉर हाफ एन आवर, यू हैव टू गिव मी सम टाइम टू स्पीक। नहीं, बिल्कुल सर, आपको टाइम मिला है, आप बात रखिए सर, आपको कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा जी। अब आ जाइए छोटी इकोनॉमीज पे। छोटी इकोनॉमीज पाकिस्तान, इन्फ्लेशन का डेटा आपको दे दूं, 36% इन्फ्लेशन है। 1-1 किलो आटे के लिए सड़कों पे खूनी जंग हो रही है। अभी हमारे एक मित्र सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा बता रहे थे, मैं आपको दूसरा इन्फ्लेशन का डेटा बता दूं, WPI इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, वो है -0.92%, यानी WPI यानी होलसेल प्राइसेस में इन्फ्लेशन उल्टा चल पड़ी है। इन्फ्लेशन नहीं है वहां, -0.92% इन्फ्लेशन है। तो इकोनॉमी में हर तरीके से इस सरकार ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, वो भी तमाम एडवर्सिटीज के बावजूद। इस सरकार की ये परफॉर्मेंस तब निकल के आई है जब कोरोना हमने फेस किया, रशिया यूक्रेन वॉर हमने फेस की। बड़ी इकोनॉमीज का हाल मैंने आपको बता दिया है, छोटी इकोनॉमीज का हाल मैंने आपको बता दिया है। उस हालात में ये सरकार ये परफॉर्मेंस दे रही है। आज की तारीख में मैं तो ग्लोबल चैनल पे भी शो करता हूँ, सारे नेशनल चैनल पे शो करता हूँ। आज ग्लोबल चैनल से बात होती है हिंदुस्तान के स्टार्टअप्स की, हिंदुस्तान के यूनिकॉर्न्स की, हिंदुस्तान के जितने यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, दुनिया सारी हिंदुस्तान की तरफ इज्जत से देख रही है। एक और आपको डेटा दे दूं, अभी एक मित्र, मुझे नहीं पता कौन सी पार्टी से वो मित्र बात कर रहे थे 2000 रुपए के नोट की जो एक्सचेंज की, आज की उसका टैक्स पे फर्क पड़ा कि नहीं। जीएसटी का डेटा सारे मित्रों के सामने रख दूं, जीएसटी की कलेक्शन आई है वॉपिंग 1.87 लाख करोड़। दिस इज अ रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हमारे सामने हुआ है। और आज अमेरिका जैसी इकोनॉमी की हालत है कि उन्होंने अपनी डेट सीलिंग न बढ़ाई तो वहां डिफॉल्ट की संभावना है। तो इकोनॉमी के मुद्दे पे बीजेपी हर तरीके से सफल रही है। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट पे वो सक्सेस ये नहीं दिखा पाए हैं, बाकी ओवरऑल इकोनॉमी में दे हैव बीन एक्सीलेंट परफॉर्मर। बिल्कुल जिंदल साहब, आपने आंकड़ों के साथ आपने बात रखी और आपने जिस तरह से जिक्र भी किया कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान और श्रीलंका, हम उनका हवाला नहीं दे रहे, लेकिन जिस तरह से 34 और 40% तक उनकी महंगाई दर पहुंच चुकी है, कोरोना काल भी चला, रूस यूक्रेन युद्ध भी चल रहा है, तो उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन फिर कांग्रेस क्यों महंगाई, बेरोजगारी पर बार बार सवाल उठा रही है? देखिए, कांग्रेस की मैं बहुत इज्जत करता हूं। कांग्रेस ने इस देश की इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। ये वो पार्टी है जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी लड़ाई लड़ी थी। बट ये डेटा आपके सामने है, इस डेटा को कोई कैसे झुटला सकता है? अभी पाकिस्तान की बात की, श्रीलंका की, मैंने तो आपके सामने डेटा रखा यूएस का, जर्मनी का। जर्मनी में 7% इन्फ्लेशन रही है,
यूएस में रशिया यूक्रेन वॉर, जिसका आपने बिल्कुल सही जिक्र किया, उसकी वजह से 9% इन्फ्लेशन हो गई थी। यूएस के बैंक्स में सवालिया निशान खड़े हो गए। और आपको साउथ अमेरिका लेके चलता हूं, अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन 104% हो गई थी। तो कहीं भी कोई कंट्री हमारे सामने टिकती नहीं है। तो डेटा आप देखें, और ये डेटा मेरा नहीं है, ये ग्लोबली एक्सेप्टेड डेटा है। आज हमारा सेंसेक्स 60,000 के आसपास घूम रहा है। वो कैसे घूम रहा है? क्योंकि दुनिया भर के इन्वेस्टर, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो, वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो बिजनेसमैन तभी पैसा लगाता है जब उसे कॉन्फिडेंस होता है इकोनॉमी में, जब उसे कारोबार में कॉन्फिडेंस होता है। क्यों अमेरिका का इन्वेस्टर अमेरिका छोड़ के, अपने पड़ोसी मुल्क छोड़ के हिंदुस्तान में आके पैसा लगा रहा है? व्हाई इज ही इन्वेस्टिंग? किसी भी व्यापारी से पूछ लीजिए, जब उसे अपने पैसे की ग्रोथ के बारे में विश्वास होता है तभी जाके पैसा लगाता है। अमेरिकन इन्वेस्टर पैसा लगा रहे, जैपनीज इन्वेस्टर पैसा लगा रहे, ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टर पैसा लगा रहे। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी में ये कॉन्फिडेंस सब जगह से एग्जिबिट हो रहा है। अभी आज से 3 साल पहले हमेशा चाइना की आप रखिएगा अपनी बातें और रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी आप बातें बता रहे हैं आंकड़ों के साथ, ये एक अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले मैं रमन सिंह जी का इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। देखिए यार, शास्त्री जी की बात से मैं कुछ हद तक सहमत हो सकता हूं, लेकिन कुछ बातों पर मेरी सहमति नहीं। मैं सम्मान भी करता हूं इनका, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, जब सब कुछ सही है तो इतनी बेरोजगारी क्यों है? युवा बेरोजगार क्यों है? ये सब कहने की बातें नहीं है, ये सच्चाई है जो मीडिया के द्वारा इस देश में दिखाया जाता है न्यूज चैनल्स पर। क्या वो धरातल पे भी है? नहीं है। धरातल की सच्चाई कुछ और है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, सरकार अपने आंकड़े किस हिसाब से पेश करती है। अच्छा, आप कह रहे हैं मीडिया सब झूठा है, धरातल पर क्या है वो सिर्फ कांग्रेस जानती है। मैंने मीडिया को झूठा नहीं कहा, मैंने कहा जो मीडिया के यहाँ चलता है क्या वो धरातल पे भी है? ऐसा नहीं है। धरातल की सच्चाई कुछ और है, उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करें। 2.5 करोड़ हरियाणवी आपके न्यूज चैनल को देखते हैं, बड़े सम्मानित हो आप लोग। हरशास्त्री जी की बात मैं ये नहीं कह रहा कि वो 100% सही कह रहे हैं। आऊंगी तेरे साथ। हर कोई अपनी बात को अच्छी तरह से पेश करता है, और उसमें मैं ये नहीं कहता कि कोई गलत है। अपनी बात रखना हर किसी का अधिकार है। मैंने जैसे पहले कहा, चाहे महंगाई है, बेरोजगारी है, नोटबंदी है, किसान के मुद्दे हैं, और बैंकों के जो फ्रॉड करके लोग भागे हैं, उससे देश की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान है। किसान जो कि अन्नदाता है, अर्थव्यवस्था में उनका भी बहुत बड़ा रोल है, वो भी पीड़ित है। सेंटर के आंकड़े हैं कि इस देश का 48% युवा बेरोजगार है। चाहे वो हमारे सीमाओं के मुद्दे हैं, चीन की तरफ से इनके गृह मंत्री, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री साहब तीनों के अलग अलग बयान आते हैं। देश कैसे विश्वास करेगा? ये लोग कहते हैं कि कोई 1 इंच तक अंदर नहीं आया। सच्चाई पूरी दुनिया जानती है। हम ये कहते हैं कि देश में लगभग 140 करोड़ की आबादी है। जो सरकार चुनी जाती है उसकी उनके प्रति बहुत जिम्मेदारी है, और हम अहम विपक्ष होने के नाते हर मुद्दा उठाएंगे। हम ये नहीं कहते कि मीडिया गलत है, हम ये कहते हैं मीडिया भी एक दशा और दिशा है, उसको भी देश की तरफ देखना चाहिए, धरातल की सच्चाई को भी देखना चाहिए। सरकारें आती जाती रहती हैं सृष्टि जी, कभी हम सत्ता में थे, कभी ये है, लेकिन सत्ता मिली है तो लोगों की सेवा करने के लिए। कोई आरोप लगा रही है सर रमन जी, आपकी बात हम मान रहे हैं, लेकिन आंकड़े भी तो होनी चाहिए। अगर सरकार, अगर विपक्ष आरोप लगा रहे, देखिए विपक्ष का हक बनता है सर। अगर देखिए कांग्रेस मजबूत नहीं होगी या विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आप सही कर रहे हैं, लेकिन सर तथ्य तो हो, आंकड़े तो हो। मैंने इन्हीं का आंकड़ा दिया है, इन्हीं की एजेंसीज के द्वारा जो सर्वे आया है। चलिए ठीक है, अत्रे जी से जवाब ले लेते हैं। युवा बेरोजगार है, ठीक है, क्या वो कांग्रेस का सर्वे है? चलिए, वही नहीं, बीजेपी का ही सर्वे है। ठीक है रमन जी, अत्रे जी से जवाब ले लेते हैं। केंद्रीय एजेंसीज का सर्वे है। ओके, सृष्टि जी, हाँ देखिए सृष्टि जी, मैं हैरान हूँ, कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन इस कदर बढ़ गई है
कि वो लगातार झूठ बोलने का प्रयास। अब ये कहते हैं जी कि केंद्र सरकार के आंकड़े 48% युवा बेरोजगार है। इनसे पूछिए, बताइए केंद्र सरकार की किस एजेंसी के आंकड़े हैं ये? लगातार ये इस तरह का झूठ कांग्रेस की तरफ से मैं आपको अत्रेजी होता है। व्हाट्सएप कर दूंगा, मैं न्यूज चैनल के यहाँ पे भी है, बिल्कुल नहीं होता। परवीन जी, मैं आपको आंकड़े भेज दूंगा। और बताइए रमन जी, आप मुझे बीच में डिस्टर्ब ना करें, जब आपकी बारी आएगी उस एजेंसी का नाम बता दीजिएगा जिसके वो आंकड़े हैं। अब दूसरी बात, ये बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। दूसरी बात, परवीन जी, मैं ये कहता हूँ कि बेरोजगारी पे चलिए सुन लीजिए रमन जी। डिबेट ठीक है सर, अभी आप सुन लीजिए ना, आपने बात रखी। देखिए, आपको याद होगा सृष्टि जी, हरियाणा के संदर्भ में कांग्रेस के नेता लगातार बेरोजगारी पे झूठ बोलने का प्रयास करते थे और कंज्यूमर प्राइस ऑफ इंडेक्स सीएमआई एक एजेंसी है, उस एजेंसी का हवाला देके एक झूठ का प्रचार लगातार करने का प्रयास किया गया कि हरियाणा के अंदर तो बेरोजगारी 30% है, कभी 29% है, कभी 36% है, वगैरह वगैरह। जबकि हरियाणा प्रदेश सरकार ने जब परिवार पहचान पत्र की योजना लेके आए तो हरियाणा सरकार ने हर हरियाणवी से जब डाटा कलेक्ट किया, ये पूछा कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, कितने नौकरी करते हैं, कितने व्यापार करते हैं, वगैरह वगैरह। जो सेल्फ डिक्लेरेशन है हरियाणा की जनता का, वो आंकड़ा बैठता है 5.68%, मतलब 5.68%। ये जनता का सेल्फ डिक्लेरेशन है। लेकिन कांग्रेस के मित्र जो है, सीएमआई जो एक एजेंसी है, वो प्राइवेट एजेंसी है, उसके जो एमडी हैं, इनकी पार्टी के कार्यकर्ता है, वो पी चिदम्बरम साहब की चुनाव इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य रहे हैं, सारा देश जानता है। लेकिन एक झूठ लगातार बोलने का प्रयास जो हो रहा है। अब बात आ जाती है, देखिए हालांकि काफी आंकड़े जो है वो आकाश जी ने यहाँ पे दे दिए इकोनॉमिक से संबंधित। मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा आंकड़ों में जाने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने सब कुछ बता दिया कि हमारी इकोनॉमी जो है किस तरह से फ्लोरिश कर रही है। और दुनिया के देश हमें एक शाइनिंग पॉइंट, एक ऐसा देश देख रहे हैं जिसकी इकोनॉमी जिस तरह से ग्रो कर रही है, वो दुनिया की अर्थव्यवस्था या दुनिया की आर्थिक स्थिति के अंदर एक हेल्पफुल इकोनॉमी या एक बढ़ती हुई इकोनॉमी। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण चीज है, देश के प्रधानमंत्री ने सिर्फ गरीबों के ऊपर फोकस करना शुरू किया। हम उस देश में रहते हैं सृष्टि जी, जिस देश के गरीबों के पास शौचालय है, जो एक बेसिक जरूरत है, लगभग 12 करोड़ शौचालय इस सरकार ने बनवाए गरीब के लोगों के लिए। मतलब आप सोच के देखिए कि हमें आजाद हुए क्या लगभग 70 साल हो गए थे, लेकिन गरीबों के पास उनके घर में शौचालय नहीं था। भाई लगभग 11.88 करोड़ लोग घर ऐसे थे जिनके पास नल से जल उपलब्ध नहीं था। हम इस स्थिति में थे। इलेक्ट्रिफिकेशन की स्थिति देख लीजिए कि पूरे देश के अंदर 70 साल में इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ था। जब ये सरकार आई, 18,000 गांव के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन इस सरकार ने किया। हालांकि जो हाईवे है उनके बारे में बात हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात हो चुकी है। तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब और शोषित वर्गीय समाज के ऊपर काम करना शुरू किया और उसके नतीजे हमारे सामने आ गए हैं। अभी हालात ये है कि 3 करोड़ जो गरीब लोगों के लिए आवास इस सरकार ने बनवाए। हर गरीब व्यक्ति के सर पे छत हो, उस मिशन पे काम करना शुरू किया मोदी जी ने। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें इन फिगर्स और फैक्ट्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। केवल झूठ बोल के एक ही बात रिपीट करते रहना, साहब बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, तो काम नहीं चलेगा। मैं दिलीप जी के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता रजवंत जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत रजवंत जी आपका। और आज देखिए बीजेपी तो खुशी मना रही है, 9 साल पूरे किए हैं और बता रही है कौन कौन से बड़े काम बीजेपी ने किए हैं। आप कैसे देख रहे हैं 9 साल के बीजेपी के इस कार्यकाल को? देखिए सृष्टि जी, कोई भी सरकार आती है तो वो अपनी उपलब्धियां तो जरूर गिनवाती है, लेकिन अगर वो उन उपलब्धियों के साथ अगर उन्होंने जो कोई ऐसे काम है जो वो करने में नाकाम रहे तो उनको अगर बताएं तो शायद जनता ज्यादा बेहतर समझ पाएगी। लेकिन हम एक राजनीतिक दल से जुड़े होने के नाते हम इन चीजों के बारे में जरूर बात करते हैं, क्योंकि जनता से जो वायदे करके चुनाव में आए थे, ये 9 साल की बातें तो करते हैं, जनता से जो वायदे करके आए थे उन वायदों पर खरा नहीं उतरे, तो उस चीज के बारे में ये जरूर बताए ना कि वायदों पे खरे क्यों नहीं उतरे। अभी जैसे ये बात चल रही है, बेरोजगारी की बात चल रही है या रोजगार की बात चल रही है, या हम ये कहें कि इतने करोड़ गरीब थे, इतने करोड़ अमीर हैं, या इतने करोड़ को भोजन दे रहे हैं, ये बातों की अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले ये अमीर और गरीब का या आंकड़ों के बारे में तभी तो पता चलेगा ना जब गणना की होगी, जनगणना की होगी। स्वतंत्र भारत में 1951 में पहली बार जनगणना की गई और हर 10 साल बाद जनगणना करनी जानी थी।
लेकिन आज देखिए देश का दुर्भाग्य कैसा है कि आज भी हम पुराने ढर्रे पर ही चले हुए हैं। हम देश की जनता का आंकड़ा तो ले लेते हैं, लेकिन क्या वो आंकड़ा हमने कभी धरातल पर लागू हुआ है? लास्ट अगर जनगणना हुई तो 2011 में हुई थी। उस समय की अगर जनगणना को क्या इम्प्लीमेंट कर दिया, क्या लेके आ गए फाइल पर कि उस समय कितने लोग बेरोजगार थे, उस समय कितने लोग गरीब थे, उस समय कितने लोग अमीर थे, कितने लोगों की क्या हालत थी? इस चीज के बारे में बात 2023 में कर रहे हैं और आंकड़ा हमारे पास 2011 वाला भी नहीं है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हमने जनता के विकास के लिए बातें की हैं? विकास के लिए केवल और केवल कागजों तक जो बातें होती हैं वहां तक सीमित हो जाती हैं। ये एक बीजेपी के लोग एक बार बड़ी बड़ी बातें लेके आते हैं, जैसे 5S की बात करते हैं। ये इनकी चीजें इनकी हैं, बतानी मेरे को पड़ रही है, जिसमें ये कहते हैं कि हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान की बातें करते हैं ये। लेकिन अगर इन्हीं की चीजों पर चले तो ये शिक्षा में ये कहां पर है? ये लेवल देखने को हमें तब पता लगता है जब विश्व का एक इतना बड़ा देश, जिसमें हम ये कहते हैं कि भारत को कहते हैं विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, और जहां पर विश्व गुरु वहां पे शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, वहां पर कोई भी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी अगर हम नहीं बनवा पाए। बीजेपी तो काम कर रही है। IIT संस्थानों की बात करें, 16 थे 2014 में, उनकी संख्या 23 हुई। यूनिवर्सिटी 723 थी, वो 1472 हुई है। ऐसे और भी कई काम है जी, चलिए बताइए। सृष्टि जी एक मिनट, विश्व गुरु की बात ही कर रहा हूँ, मैं वही तो चीज कर रहा हूँ। विश्व गुरु की बात करते हैं और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी हमारे पास एक भी नहीं है। वर्ल्ड क्लास जो अगर हमारे आज भी हमारी हालात ये है, मेडिकल की बातें करते हैं और मेडिकल हमारे पास ऐसे वर्ल्ड क्लास जो टॉप के हॉस्पिटल्स है वो एक भी नहीं है। क्यों नहीं है वो? ये किसकी कमी है? ये सुरक्षा की बार-बार संख्या भी तो बढ़ी है रजवंत जी, जो 6 थी संख्या वो 24 हो गई है। आज सृष्टि जी मैं आपको बताता हूँ, हम उस देश के नागरिक हैं, उस देश में रह रहे हैं जहां पर 4-5 कमरों के, बिहार का एक एम्स के बारे में मैंने पढ़ा था, एक आर्टिकल आया था कि 5 कमरों के हॉस्पिटल में एम्स चला रखा है, इन्होंने कह दिया कि हमने एम्स खोल दिया। मैं जिस दक्षिण हरियाणा से आता हूं वहां पर 2015 में एम्स की घोषणा कर दी थी। जब भी इनका बात होती है, बीजेपी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि हमने एम्स बनवा दिया। आप रेवाड़ी में, मैं रेवाड़ी में रहता हूं, और कभी भी आकर देखें दक्षिण हरियाणा में जब बार बार एम्स की बात कहते हैं, वहां पर एम्स के नाम पर अभी कुछ भी नहीं है, झाड़ियां खड़ी है अभी तक, और ये बार बार कहते हैं हमने एम्स करा दिया। ये इनका विकास है। चलिए ठीक है रजवंत जी, रोक रही हूँ आपको, आपके सवालों का जवाब देंगे अत्रे जी, लेकिन उससे पहले मैं दिलीप यशवर्धन जी का रुख कर लूं। मेरी पूरी बातें तो और आप रखिएगा अपनी बात रजवंत जी, थोड़ी थोड़ी करके रखिएगा। मैं दिलीप यशवर्धन जी का रुख करना चाहूंगी। दिलीप जी देखिए, सामाजिक सद्भाव का भी एक मुद्दा जो है, एक सवाल जो है वो कांग्रेस की तरफ से उठाया गया है। बीजेपी पर कहा जा रहा है कि बंटवारे की राजनीति होती है, आप समाज में डर का माहौल बना रहे हैं। कैसे इस सवाल को देख रहे हैं आप? मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन अभी जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, अनडाउटली इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो एडवर्स हैं, हम उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। मैं बारी बारी आपके सामने रखूंगा। पहला कि जो हमारा सेंसेक्स है वो अप्रैल 2023 में 63,000 पॉइंट था और तब से गिरा है, और अब तक मई 2023 आ गया, लेकिन 1 साल 1 महीना हो गया, सेंसेक्स अभी तक 63,000 पॉइंट नहीं पहुंच पाया है। इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ। इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स नहीं बढ़े हैं, बल्कि गवर्नमेंट ने न्यू इनकम टैक्स पॉलिसी ला करके हमारे इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज जरूर कर। बड़ी बड़ी कंपनियों में रिट्रेंचमेंट हो रहा है और रेगुलर हो रहा है, इस फैक्ट को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जो टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आंकड़ों में टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, और जो स्टैटिस्टिक्स होती हैं वो स्टैटिस्टिक्स बहुत सारे फॉर्मूले पे डिपेंड करती है, जिनका रियलिटी से थोड़ा संबंध दूर का होता है। टैक्स कलेक्शन में टैक्स, पेनाल्टी, लेट फीस, जो एक जबरदस्ती की डिपॉजिट्स होते हैं, किसी का रेड हो गई, किसी का माल पकड़ा गया, उससे जो डिपॉजिट करा गया, वो भी सारा का सारा टैक्स कलेक्शन में आता है, जो एक्चुअल टैक्स कलेक्शन नहीं होता है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट थोड़ा सा बढ़ा है, और सबसे बड़ा फैक्ट सृष्टि की ध्यान देने वाला ये है कि 80 करोड़ लोगों को, ये सरकार का क्लेम है, 80 करोड़ लोगों को सरकार फ्री राशन दे रही है, यानी कि हमारी टोटल पॉपुलेशन के लगभग 60%, और वो 80 करोड़ आदमी आज भी सरकार के राशन पे पल रहा है, तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा। 80 करोड़ आदमी पहले भी बेरोजगार था, गरीबी रेखा के नीचे था, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट में कहां से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जनता के सवाल है। गरीबी रेखा के नीचे जितने लोग रह रहे थे उतने ही लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन कहां से हो रहा है ये बड़ा सवाल है। स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे दांव पेच होते हैं, वो दांव पेच रियलिटी से थोड़ा अलग होते हैं। अब रहा आपका सवाल, जो आपने सवाल किया था
कि जो सामाजिक भेदभाव है वो बढ़ा है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। ये बात सिर्फ पॉलिटिक्स से रिलेटेड है और राजनीति में इस तरह के खेल हमेशा खेले जाते रहे हैं। धर्म और जाति ये हिंदुस्तान की राजनीति की रीढ़ की हड्डी और कभी नहीं खत्म होगी, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए। कमोवेश हर पॉलिटिकल पार्टी इसी बात का सहारा लेती है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हिंदुत्व के एजेंडे थोड़ा ज्यादा उठने लगे हैं। जो धर्म स्थल है उनका उत्थान होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। धर्म स्थानों का उत्थान होना, उनका जीर्णोद्धार होना, उनका डेवलपमेंट होना, इसको मैं राजनीति से जोड़ करके नहीं देखता हूँ। ये एक परंपरा है, ये हमारे देश की संस्कृति है, सभ्यता है। मैं संस्कृति ठीक है, सभ्यता का मैं सबरा साहब आपके पास आऊंगी, है। माफी के साथ थोड़ी देर से आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जिंदल जी का रुख करना चाहूंगी, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं जी। अभी कुछ इकोनॉमी को लेकर डेटा पॉइंट्स पेश किए गए। हाँ। मैं एक एक डेटा पॉइंट पे क्लैरिफाई करना चाहूंगा जी। आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी की तारीफ वो कौन कर रहा है? वो कंट्री हिंदुस्तान की इकोनॉमी की तारीफ कर रही है जहां से कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब वो वहां की प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ने वाले थे, उससे पहले क्या कहा? एक पब्लिक अपीयरेंस फंक्शन में कहा, हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान आईटी में हमसे कितना आगे बढ़ गया और हम उसकी तरक्की देखते रह गए। ये एक्सेप्टेंस कहां से आई है हिंदुस्तान की इकोनॉमी को लेके? इमरान खान से आई है। क्या कभी पहले सुना था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की इकोनॉमी की तारीफ कर रहा है? अब मैं आता हूं रशिया यूक्रेन वॉर के। जो भी मित्र मेरा डेटा डिनाई करना चाहे, प्लीज कम अहेड एंड डिनाई माय डेटा। आई वुड डेफिनेटली लव टू वेलकम एनी पॉइंट विच कैन कॉन्ट्रडिक्ट माय पॉइंट। रशिया यूक्रेन वॉर में दुनिया भर की इकोनॉमी में दिक्कतें आई। जर्मनी जैसी इकोनॉमी हिल गई क्योंकि उन्हें रशिया से गैस और एनर्जी नहीं मिल रही थी। हिंदुस्तान को क्रूड ऑयल कच्चे तेल की दिक्कत आई। हमारे प्रधानमंत्री साहब के टैलेंटेड लीडरशिप के अंडर हमने रशिया से टाई अप किया और रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल लिया। रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम डॉलर की वॉलेटिलिटी यानी डॉलर का रेट 83 रुपए तक पहुंच गया था, जो हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा था। उस समय हमारी सरकार और आरबीआई ने मिलकर रुपी को ग्लोबल करेंसी बनाने की तरफ आगे कदम बढ़ाए। सभी मित्रों को बता दूं, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, नाउ और रुपी इज स्ट्राइविंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ ग्लोबल करेंसी। बहुत से कंट्रीज में एक्सेप्टेंस हो रही है, बहुत से कंट्रीज में, ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, वॉस्ट्रो अकाउंट बहुत से कंट्रीज में खुल रहे हैं और बहुत से कंट्रीज रुपी में ट्रेड करने को राजी हो गए हैं। ये हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है कि हिंदुस्तानी करेंसी की इतनी एक्सेप्टेंस हो जाती है। अब आप देखिए फॉरेक्स रिजर्व जहां हर कंट्री के आज की तारीख में शेकी हुए हैं, हमारे फॉरेक्स रिजर्व बड़ी स्ट्रेंथ के साथ इस समय चल रहे हैं। अब आ जाइए वैक्सीनेशन कैंपेन। जो हमारा वैक्सीनेशन कैंपेन है वो दुनिया भर में तारीफ हो रही है। मैं तो ग्लोबल चैनल से अपील करता हूं, मुझे हमारे पड़ोस में कोई भी कंट्री ऐसी है विच कैन बोस्ट ऑफ अ वैक्सीनेशन कैंपेन इक्वलेंट टू दैट। बाकी जो बात कही जा रही है सेंसेक्स की, सेंसेक्स आज की तारीख में मुझे ये बताएं कौन सी कंट्री का इन्वेस्टर वहां नहीं है? यूएस वहां इन्वेस्ट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया वहां इन्वेस्ट कर रहा है। जिंदल साहब आपको रोक रही हूं क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त है। चर्चा को आगे हम कंटिन्यू करेंगे और भी कई बड़े सवाल होंगे, जनता से जुड़े बड़े सवालों को उठाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि